डियर स्टूडेंट्स, हम आज समझेंगे मुगल साम्राज्य का किस तरीके से पतन और विघटन हुआ। चलिए देखते हैं। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। देखते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास में जो मुगल एम्पायर है उसकी गिनती किसमें होती है? बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्यों में गिनती होती है। किसकी? मुगल एम्पायर की। ठीक है। और फिर इसके जो शुरुआती विभिन्न शासक रहे जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, और औरंगजेब, तो ये क्या है बेटा? इन लोगों ने जो मुगल साम्राज्य है उसको क्या, उसको एक प्रतिष्ठा दिलवाई थी या ग्रेटेस्ट एक्सटेंट तक पहुंचाया। ठीक है, अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की। ठीक है, यानी कि मुगल साम्राज्य को इन सभी बादशाहों ने एक प्रतिष्ठा दिलवाई थी। तो अब हमें देखना है कि ये जो मुगल साम्राज्य है किस तरीके से इसका पतन हुआ, ये नीचे की तरफ कैसे गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले देखने हैं मुगल साम्राज्य के विघटन के कारणों को। ठीक है, ये कारण हम देख रहे हैं। तो पहला नंबर है जो, वो है अयोग्य उत्तराधिकारी, अर्थात वीक सक्सेसर। ठीक, कमजोर उत्तराधिकारी। हमने देखा कि औरंगजेब के बाद, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, इसकी डेथ के बाद ही, किसकी? औरंगजेब की डेथ के बाद ही जो मुगल साम्राज्य है वो धीरे धीरे करके विघटन की ओर अग्रसर हुआ था। ठीक है, चलिए। तो औरंगजेब के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो हुए बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, और आपका जहांदार शाह, और आपका फर्रुखसियर एंड मोहम्मद शाह। इसका उपनाम था रंगीला। ठीक है, तो ये जो सभी शासक हैं या उत्तराधिकारी हैं, ये कैसे थे? ये बेटा एक तरीके के ऐशो आराम के शौकीन थे या प्लेजर लविंग थे। ठीक है, और ये डिपेंडेंट थे किन पर? इनके अधिकारी जो होते थे, दरबारी अधिकारी जो होते थे, उन पर पूरी तरीके से निर्भर थे। क्योंकि इनके पास ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और ना ही मिलिट्री स्किल। ठीक है, कोई भी प्रशासनिक और सैन्य जो कौशल है इनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसीलिए अपने जो दरबार के अधिकारी हैं उनके ऊपर निर्भर रहते थे। तो जो दरबारी अधिकारी हैं इनके एक तरीके से ये पपेट हुआ करते थे या कठपुतली हुआ करते थे। ठीक, दूसरी चीज़ यहीं पे बात कर लेते हैं, वो है सक्सेशन वार या उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। इसमें क्या है बेटा? मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर के अंतर्गत बेटा उत्तराधिकार का कोई फिक्स नियम नहीं था। नो फिक्स लॉ ऑफ सक्सेशन, कोई नियम नहीं था कि किसी राजा की या किसी बादशाह की मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बनेगा। अक्सर गद्दी के लिए क्या होता था? फाइट होती थी। हमने औरंगजेब के समय ही देखा था, किसके बीच में? भाइयों के बीच में।
तो इससे क्या होता था, जब फाइट होती थी तो एक तरीके से जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती थी या राजनैतिक अस्थिरता रहती थी। जब राजनैतिक अस्थिरता होती है तो क्या होता है, फिर जो दरबार है वहाँ पे राजनीति चलती है। पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है, ठीक है। तो शासक कमज़ोर होता था बेटा, तो दरबार में राजनीति चलती थी। तो इस कोर्ट पॉलिटिक्स में क्या होता था, जो इनके शक्तिशाली जो अधिकारी होते थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन को वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही पावरफुल जो इनके अधिकारी हैं उनमें नाम है सैयद बंधुओं का, ठीक है। ऐसे ही जो पावरफुल इनके अधिकारी हैं सैयद बंधु, ये क्या करते थे बेटा, ये बादशाह बनाते और हटाते थे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अगली बात कर लेते हैं जल्दी से, जो तीसरा वो है हमारा थर्ड। इसमें हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री डीके, प्रशासनिक और सैन्य क्षमता में कमी, ठीक है। किस तरीके से, जो प्रशासनिक क्षमता में यहाँ हम देख लेंगे जागीरदारी संकट को, जागीरदारी क्राइसिस, ठीक है। तो क्या था ये, इसमें क्या था बेटा, औरंगजेब के समय तक आते आते बेटा जो जागीरदारों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही थी। जो जागीरदार हैं वो क्या थे, वो बढ़ते जा रहे थे और जागीरों की संख्या जो है वो कम हो रही थी। जागीर जो है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जागीर यानी कि भूमि का टुकड़ा, ठीक। तो फिर क्या होता था, तो जिनके पास जागीरें होती थी वो अधिकारी क्या करते थे, वो किसानों का या पीजेंट्स का शोषण कर रहे थे। कैसे, उनसे किसानों का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। किस तरीके से, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो उनसे रेवेन्यू वसूल कर रहे थे, ठीक है। मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो वसूलना चाह रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, किसान जो है वो क्या हो रहे थे, वो नाराज हो रहे थे। और फिर क्या होता था, फिर वो रिवोल्ट कर रहे थे, कौन, किसान, ठीक है। जब उनसे ज़्यादा मात्रा में ज़बरदस्ती से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा तो वो तो विद्रोह करेंगे। जब किसान विद्रोह करने चले जाएंगे तो बेटा क्या होगा, खेती कौन करेगा, एग्रीकल्चर कौन करेगा, तो क्या होगा फिर, तो फिर हो जाएगा एग्रीकल्चरल डिक्लाइन, यानी कि कृषि में कमी आ जाएगी। और जब कृषि में कमी आ जाएगी, ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, फॉल ऑफ स्टेट इनकम, अर्थात जो राज्य की आय है उसमें कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत तो कृषि है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, तो ये हो रहा था। अगली बात मिलिट्री डिके, यानी कि सैन्य क्षमता में भी कमी हो गई। वो कैसे, सैन्य क्षमता में जो मुगल आर्मी है बेटा, मुगल आर्मी वो अब आउटडेटेड हो रही थी, यानी कि पुरानी। किस पे डिपेंड थे ये लोग, जो ट्रेडिशनल हथियार, जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक पुराने हथियार और औजार थे और पुरानी युद्ध की तकनीकी, उसी पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। तो और विश्व में इन्होंने ये कोशिश नहीं करी कि विश्व में आधुनिक दौर में और क्या क्या नए हथियार हो सकते हैं, नई नई विधियां युद्ध के लिए अपनाई जा सकती हैं। तो कहने का अर्थ है इन्होंने निगलेक्ट कर दिया किसको, जो मॉडर्न फायर आर्म्स हैं या आधुनिक हथियारों को की अनदेखी करी, ठीक है। जिससे जो
सैन्य क्षमता है, मिलिट्री एफिशिएंसी है, वो कम होती जा रही थी। ठीक है, चलिए कि ये कारण हो गया। अगला फिर से देख लेते हैं। वो है हमारा बेटा चौथा, देखते हैं, वो है राइज ऑफ रीजनल पावर्स, यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता जा रहा था। जैसे हमने दक्कन में या डेक्कन में या दक्षिण में किसको देखा था? मराठों को। औरंगजेब को जो है मराठों ने बहुत परेशान किया। ठीक है, तो दक्षिण में एक नई शक्ति ये उभरने लग गई थी जो मुगलों को चुनौती दे रही थी। दूसरा जो हम देख रहे थे, राजपूतों के साथ संबंध है वो भी खराब हो रहे थे। तीसरी बात जाट, ठीक है, जाट सतनामी विद्रोह हुए थे। सिखों से दुश्मनी मोल ले ली। ठीक, और एक चीज़, जो मुगल सल्तनत के अधीन भी जो क्षेत्र थे वो क्षेत्र स्वतंत्रता की कोशिश में लगे हुए थे। जैसे कि निज़ाम, कहाँ पर? निज़ाम ये लोग हैदराबाद में, ठीक है, और नवाब कहाँ पर? बंगाल में। तो ये क्या चाहते थे? जब केंद्रीय सत्ता या जब बादशाह कमज़ोर होता है तो जो क्षेत्र होते हैं किसी साम्राज्य के अधीन वो स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे या पूरी तरीके से स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। तो इनमें से ये, ठीक है, तो ये भी एक विघटन का सूचक है। चलिए अगली बात देख लेते हैं। वो है बेटा आपका फॉरेन इन्वेजन, यानी कि विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए? इसमें हम देखेंगे बेटा, पहला है नादिर शाह का आक्रमण। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1739 ईस्वी में। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने मुगलों को हराया और दिल्ली को लूटा, और यही वो है जो कोहिनूर हीरा ले गया था। ठीक, दूसरा आक्रमण देखेंगे हम, वो है अहमद शाह अब्दाली का। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, ये हुआ था 1761। ये है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस युद्ध से बेटा मुगलों की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। इसमें तो मराठे भी बुरी तरीके से पराजित हुए थे। ठीक है, तो ये विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे जिससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा था? जो मुगल साम्राज्य जो है वो विघटन की ओर जा रहा था या पतन की ओर जा रहा था। ठीक, अब एक बात और कर लेते हैं बेटा, और वो आखिरी होगी हमारी। और यहाँ पर ये जो दरबारी अधिकारी हैं बेटा, ये भी कहीं ना कहीं एक ये भी कारण है कि पहले जो दरबारी अधिकारी होते थे वो साम्राज्य के प्रति उनकी जो निष्ठा होती थी, मतलब वो वफादार होते थे। ठीक है, तो बात वही है, जब केंद्रीय सत्ता मजबूत होती है तो अधिकारी वफादार रहते। जैसे जैसे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होगी, जो दरबारी अधिकारी हैं वो फिर सेल्फिश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी जो है वो हम देख लेते हैं, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। अब तक तो बेटा ब्रिटिश पावर, अब तक तो क्या हुआ था? यूरोपीय कंपनियां आ गई थी। ठीक है, वो भी भारत में क्या कर रही थी? पहले तो व्यापार के लिए आई थी, इसके बाद वो साम्राज्य यहाँ पे स्थापित करना चाह रहे थे। तो ब्रिटिश पावर्स जो है उसका भी राइज हो रहा था या उदय हो रहा था। हमने देखा था 17, दरअसल है क्या, जब पॉलिटिकल या राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इस तरीके से कोई भी छोटी शक्ति जो है वो भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। तो हम ये अगर यहाँ कहें कि पॉलिटिकल जो केओस चल रहा था, यानी कि जो राजनीतिक अराजकता चल रही थी, उसका फ़ायदा खूब किसने उठाया? अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उससे अंग्रेज़ों ने बढ़त बनाई, और 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, उसमें अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को पेंशनर बना लिया अपना। ठीक है, अब ये निर्भर हो गया इस पर, अंग्रेजों पर। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि कई एक कारण रहे जो कि उत्तरदायी थे मुगल साम्राज्य के किसमें? पतन और विघटन में, और ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।